सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वार फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर भैया सेट 3 है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट 3। हम लोग सेट 1 सेट 2 यानी जो ऑफिशियल मॉडल पेपर पढ़ रहे थे, इसका सेट 1 भी पढ़ लिए थे एंड सेट 2 भी पढ़ लिए थे। आज सेट 1 का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग 7 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जो पार्ट 1 में 7 क्वेश्चंस नहीं होता है, तो पार्ट 1 के 7 क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि आपका एक एक क्वेश्चन भैया 5-5 नंबर के होते हैं एंड जिनमें से आपको 6 क्वेश्चन करने होते हैं, ओनली 6 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी 7 क्वेश्चन रहते हैं, 7 क्वेश्चन में से आपको 6 क्वेश्चन करने रहते हैं, ठीक है। तो 6 पंजे 30 नंबर आपको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि भैया ये 100% आई थिंक आएगा इस बार, ठीक है। तो इसको छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना। क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के एडवर्स इफेक्ट को, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। उसके बाद थोड़ा एंटी हाइपरटेंशन को क्लासिफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हार्ट वगैरह है, तो हार्ट वगैरह के ऊपर ये है एंटी हाइपरटेंशन, मतलब जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करे, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एंटी हाइपरटेंशन। तो यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है, छोटा सा। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर यूज टू लोअर हाई ब्लड प्रेशर, यानी कहने का क्या मतलब है, जो उच्च रक्तचाप को कम करने और हृदय घात व स्ट्रोक के खतरे को घटाने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब हाइपर टेंशन को ट्रीट करता है एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक। ये क्या करता है, हार्ट अटैक के रिस्क को रिड्यूस करता है या फिर स्ट्रोक के रिस्क को रिड्यूस करता है। मतलब ये दोनों को ये रिड्यूस करता है, दोनों के रिस्क को। मतलब हार्ट अटैक की भी संभावना में आप इसको दे सकते हैं, ये मेडिसिन जो एंटी हाइपरटेंशन है, और स्ट्रोक के संभावना में भी ये ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंशन दवाएं उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए और या फिर हृदय घात जो होता है, हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक के खतरों को घटाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है, एंटी हाइपरटेंशन। आगे देखते हैं, आगे थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन है जो कि फ्लो चार्ट में है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्लो चार्ट में इसलिए दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे से इसको याद कर सके। तो सबसे पहला है बीटा ब्लॉकर में प्रोप्रानोलोल, एटेनोलोल एंड मेटोप्रोलोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद करना है आपको। एंड सेकेंड वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। इसमें एम्लोडिपिन हो गया, ये भी एम्लोडिपिन हो गया, मतलब 2 बार एम्लोडिपिन हो गया है। एंड वेरामेपिल, क्या वेरामेपिल, एम्लोडिपिन एंड वेरामेपिल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एसीई इनहिबिटर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनेलेप्रिल्स एंड कैप्टोप्रिल्स, एक कैप्टोप्रिल याद कीजिए, कैप्टोप्रिल, ठीक है। इसको आप काट दीजिए, इसको नहीं याद करना है। एक इनेलेप्रिल्स, एक कैप्टोप्रिल्स, ये याद कर लेंगे। एंड एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर में लोसर्टेंस, एक ही याद कर लेंगे, लोसर्टेंस आप याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। लोसर्टेन याद कर लेंगे एंड वेलसर्टेंस भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड डायरेटिक्स में आपके फुरोसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड, क्या भैया, फुरोसेमाइड एंड हाइड्रोक्लोरथाइजाइड। तो ये रहे ओवरऑल क्लासिफिकेशन एंटी हाइपरटेंशन के। तो इसको आपको याद करना है, हर एक क्लास में आपको 2-2 ड्रग्स याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कितना भैया, 2-2 ड्रग्स याद करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर आखिर अपने बॉडी में काम कैसे करती है। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक करती है बीटा रिसेप्टर को, हमारे हार्ट में जो बीटा रिसेप्टर होता है उसको ये ब्लॉक करती है। फिर क्या करती है, दिस रिड्यूस हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को भी रिड्यूस कम करती है। जैसे जब हार्ट रेट बढ़ जाता है तभी तो हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, जब हार्ट रेट को ये रिड्यूस करेगी तो हाइपरटेंशन ऑब्वियसली ट्रीट हो जाएगा। तो भैया ये हार्ट रेट को रिड्यूस करती है। फिर क्या करती है, रिड्यूस फोर्स ऑफ कंट्रैक्शंस, जो हार्ट में संकुचित कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जैसे धक 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 बहुत तेज तेज धड़कने लगेगा, संकुचित होने लगेगा ना। जब संकुचित होगा तो भैया वही कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जब कॉन्ट्रैक्शन को भी ये रिड्यूस कम करेगी, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्शन को भी जब कम करेगी तो फिर क्या होगा, फिर भैया कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, जो कार्डियक का आउटपुट होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो भैया ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बीपी जो है घट जाएगा, अपने आप घट जाएगा। तो ये है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहले बीटा ब्लॉकर हृदय में क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। उसके बाद इससे क्या होता है, हृदय गति कम हो जाती है, फिर संकुचित शक्ति भी कम हो जाती है, फिर कार्डियक आउटपुट घट जाता है। जब कार्डियक आउटपुट घट जाएगा तो रक्तचाप ऑब्वियसली कम हो जाएगा। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सा भैया क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा एडवर्स इफेक्ट है किसका, बीटा ब्लॉकर का। बीटा ब्लॉकर का क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है, यानी साइड इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट का मतलब ये है कि साइड इफेक्ट, ठीक है, एक सेकेंड, साइड इफेक्ट भैया, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट का मतलब है साइड इफेक्ट। तो क्या, सबसे पहले ब्रेडिकार्डिया, मतलब हार्ट रेट थोड़ा स्लो हो सकता है। एंड ब्रोंकोस्पाज्म, भैया स्पाज्म यानी ऐठन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है।
ये क्या है, अस्थमा पेशेंट में अवॉइड इन अस्थमा जिनको अस्थमा है, मतलब जो भैया अस्थमा के शिकार हैं, ठीक है, जो अस्थमा के शिकार है तो उनमें थोड़ा ये अवॉइड किया जाता है। क्या अवॉइड किया जाता है, ये भैया बीटा ब्लॉकर, ठीक है, बीटा ब्लॉकर वगैरह जो भी एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स हैं ये थोड़ा अवॉइड किया जाता है। उनमें क्या होता है, ब्रोंको स्पाज्म, ब्रोंको ऐठन हो जाता है, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स ऐड हो जाते हैं। हाइपोटेंशन के भी ये क्या हो जाते हैं, एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट होते हैं। लो ब्लड प्रेशर के चांसेस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो सकता है। फैटिगनेस एंड वीकनेस, क्या थकान भी हो सकते हैं, मोस्ट कॉमन है, ठीक है, थकान व कमजोरी भी मोस्ट कॉमन है। तो ब्रेडिकार्डिया, हृदय गति धीमी होना, दवा के रोगियों को नहीं देना है, ठीक है, जिसको ब्रोंकोस्पाज्म। हाइपोटेंशन मतलब रक्तचाप कम हो जाएगा। तो ये इसका भैया ये इसका एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। क्लासीफाई, क्या करना है, क्लासीफाई ड्रग्स यूज इन डायबिटीज मिलिटस, जो ड्रग्स यूज इन डायबिटीज मिलिटस मतलब डायबिटीज मिलिटस को क्लासीफाई करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ सल्फोनाइल यूरिया। सल्फोनाइल यूरिया एक डायबिटीज मिलिटस का ड्रग्स है, ठीक है, इसके क्लासिफिकेशन में आता है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो मेजर कर रहा है, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर कर रहा है, ये मशीन है। तो देख लेते हैं सबसे पहले डायबिटीज मिलिटस क्या होता है। ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज मिलिटस हेल्प टू लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स आइदर बाय स्टिमुलेटिंग इंसुलिन सिक्रीशंस और बाय इंप्रूविंग इंसुलिन एक्शंस इन बॉडी। मतलब कहने मतलब ये है कि जो हमारा डायबिटीज मिलिटस होता है, ठीक है, तो जो हम एंटी डायबिटीज मिलिटस मतलब जो डायबिटीज मिलिटस में जो ड्रग्स यूज होते हैं, ठीक है, डायबिटीज मिलिटस में जो ड्रग्स यूज होते हैं वो बेसिकली क्या करता है, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल, हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को लोअर कम करता है। कैसे कम करता है, स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन को, यानी इंसुलिन को ज़्यादा बनवाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होता है, तो ये उसके स्त्राव को ये स्टिमुलेट यानी उत्तेजित करता है। यहाँ पे देखिए स्टिमुलेशन का मतलब ये है कि ये भैया उत्तेजित कर देता है, उसके स्त्राव को उत्तेजित कर देता है, या फिर इंप्रूव कर देगा इंसुलिन एक्शंस, या फिर एक्शंस के ही उसके एक्शंस को ही ये क्या करेगा, इंप्रूव कर देगा इन द बॉडी, हमारे बॉडी में, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिससे हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे हिंदी देखिए, मधुमेह में उपयोग होने वाली दवाएं रक्त शर्करा को कम करती हैं, या फिर इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाकर, या फिर शरीर में इंसुलिन की क्रिया को सुधार कर क्या करती हैं, हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करती हैं। समझ में आ गया। जिससे क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस ट्रीट होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे थोड़ा इसका क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले इंजेक्टेबल, जो सुइया लगता है, जैसे कि रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, इंसुलिन में आता है। तो इंसुलिन वगैरह इंजेक्शन के थ्रू दिया जाता है, जिसमें रेगुलर इंसुलिन एंड एनपीएच इंसुलिन। बाकी जो मुंह से खाया जाता है ओरल एजेंट, उसमें बाइगुआनाइड्स है, जो कि मेटफॉर्मिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सल्फोनाइल यूरिया, जिसमें ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिक्लाजाइड, ग्लिबेंक्लामाइड, ग्लिपिजाइड एंड ग्लिक्लाजाइड, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़कर नहीं जाना है। एंड मेग्लिटिनाइड्स, क्या है भैया, मेग्लिटिनाइड में रेपेग्लिनाइड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आप इसको छोड़ सकते हैं, जो कि थायोजोली डीनेडोइंस है, थायोजोली डीनेडोइंस है, ठीक है। इसमें क्या है, पायोग्लिटाजोन, पायोग्लिटाजोन आप याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं याद कर पा रहे हैं तो आप इसको क्या करेंगे, स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन तो आपको बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि इसी के तो नंबर मिलते हैं, और जब क्लासिफिकेशन आप नहीं छापेंगे तो नंबर भी आपको एग्जामिनर नहीं देगा। चलो मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस ऑफ सल्फोनाइल यूरिया, सल्फोनाइल यूरिया के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले सल्फोनाइल यूरिया बाइंड टू एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल, ये क्या करता है, बाइंड करता है हमारे बॉडी में जो एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है पैनक्रियाज ऑन पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स, जो पैनक्रियाज में बीटा सेल्स होता है उस पर ये बाइंड करता है। फिर क्या करता है, दिस क्लोज पोटेशियम चैनल, ये पोटेशियम चैनल को क्लोज कर देता है। सेल मेम्ब्रेन डिपोलराइज हो जाता है, जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो डिपोलराइज हो जाता है। फिर क्या होता है, जो डिपोलराइजेशन होता है फिर वो कैल्शियम चैनल को ओपन कर देता है, कैल्शियम चैनल को हमारे बॉडी में ओपन करता है। जिससे क्या होगा, कैल्शियम एंटर बीटा सेल्स, जिससे क्या होगा, हमारे बीटा सेल्स में कैल्शियम एंटर होने लगेंगे। ट्रिगर इंसुलिन रिलीज, मतलब इंसुलिन भी रिलीज होने लगेंगे। यहाँ पे देखिए इंसुलिन स्त्रावित क्या होगा, शुरू हो जाएगा। जिससे क्या होगा, मोर इंसुलिन सिक्रेटेड, इंसुलिन का जो स्त्रावित है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, जिससे ब्लड शुगर लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। जिससे क्या होगा, रक्त शर्करा भी कम हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, किसका भैया, सल्फोनाइल यूरिया, जो सल्फोनाइल यूरिया है उसी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो ये ऐसे काम करती हैं। सबसे पहले हमारे जो बॉडी में
पैनक्रियाज में एटीपी सेंसिटिव पोटेशियम चैनल होता है, इसको क्या करेगी, इस पर बाइंड करेगी, ठीक है। बाइंड करने के बाद भैया इसको क्लोज कर देगी, पोटेशियम चैनल को क्लोज करेगी। क्लोज करने के बाद जो उसका सेल मेम्ब्रेन होता है वो डिपोलराइज हो जाता है। फिर डिपोलराइज क्या करता है, ये ओपन करता है कैल्शियम चैनल को। अब कैल्शियम चैनल जब ओपन हो जाएगा तो हमारे बीटा सेल्स में कैल्शियम चैनल वो एंटर करेगा तो इंसुलिन रिलीज होगा। जब इंसुलिन रिलीज होने लगेगा तो जब इंसुलिन जब रिलीज होगा तो भैया जब कोई काम ही नहीं है, तो इंसुलिन जब रिलीज होगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल ऑटोमेटिक वो लेवल पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना एक्शंस ऐसे काम करती है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट क्या है। तो भैया हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब ये सबसे सामान्य और खतरनाक है। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये थोड़ा कम हो सकता है, ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है, बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। वेट गेन, मतलब शरीर में जो वेट वजन बढ़ सकता है, ठीक है, वेट कॉमन है ये भी। एंड जीआई अपसेट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, मतली उल्टी वगैरह हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग, स्किन रेसेस एलर्जिक रिएक्शंस भी कॉज कर सकता है। एंड प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड किया जाता है। नॉट सेफ फॉर फेटस, मतलब जो भ्रूण जो बच्चा पल रहा है उसके लिए थोड़ा वो क्या होगा, अनसेफ होगा, ठीक है। तो भ्रूण के लिए सुरक्षित नहीं होता है। समझ में आ गया। तो ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्लासीफाई एंटी अल्सर ड्रग्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ H2 रिसेप्टर। भैया एंटी अल्सर ड्रग्स को क्लासीफाई करना है, एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट के, किसको, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जो कि सिमेटिडिन रेंटिडिन जो ड्रग्स होता है उसी को भैया क्या करना है, थोड़ा एडवर्स इफेक्ट उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह थोड़ा उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले एंटी अल्सर ड्रग्स को देख लेते हैं क्या होता है। एंटी अल्सर ड्रग्स आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट पेप्टिक अल्सर, ये भैया ट्रीट करता है और प्रिवेंट करता है पेप्टिक अल्सर। यहाँ पे देखिए पेट में अल्सर हो गए हैं, डुओडेनम में भी अल्सर हो गए हैं, मतलब छाले पड़ गए हैं, ठीक है। तो इसको ये क्या करता है, ये ट्रीट करता है। ये भैया H पाइलोरी जो बैक्टीरिया होता है इसके कारण हमारे पेट में क्या होता है, या फिर NSAIDs जो दवाई होती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ड्रग्स होती हैं उसके कारण क्या होती हैं, हमारे पेट में क्या पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर भैया दवाएं पेट के अल्सर को के उपचार या फिर रोकथाम के लिए उपयोग की जाती हैं। ये पेट का क्या करती है, एसिड को कम करती हैं। क्या करती हैं भैया, एसिड को कम करती हैं, या फिर पेट की परत की रक्षा करती हैं, जो लाइनिंग होती है उसके परत की रक्षा करती हैं, ठीक है। तो भैया पेट की परत की ये क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। आगे देखते हैं, थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका, किसका, एंटी अल्सर ड्रग का। सबसे पहले इसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओमेप्राजोल याद करना है, पेंटाप्राजोल भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर में आपको रेंटिडिन, फोमेटोडिन एंड सिमेटिडिन, रेंटिडिन, फेमेटोडिन एंड सिमेटिडिन ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंटा एसिड में आपको पता ही होगा, आप लोग सिर्फ पिए होंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग में आपको क्या याद करना है, पायरेंजीपिन, क्या भैया, पायरेंजीपिन याद करना है। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, यानी 4 क्लास के ड्रग्स हैं और चारों में आप 2-2 याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2-2 ड्रग्स आपको याद करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब ये कैसे अपने बॉडी में एक्शन शो करता है। तो सबसे पहले स्टमक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन हिस्टामिन बाइंड्स टू H2 रिसेप्टर ऑन पैराइटल सेल्स। जो पेट के पैराइटल सेल्स होते हैं उस पर क्या करता है, जब ये बाइंड करता है, कौन बाइंड करता है, H2 रिसेप्टर जब बाइंड करता है तो स्टमक एसिड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर क्या होता है भैया, फिर H2 ब्लॉकर कम्पिटिटिवली ब्लॉक दीज H2 रिसेप्टर, फिर भैया कम्पिटिटिवली क्या करता है, ये ब्लॉक करता है H2 रिसेप्टर को। H2 रिसेप्टर जो हमारे होते हैं उसको ब्लॉक करता है। फिर हिस्टामिन कैन नॉट बाइंड, हिस्टामिन फिर बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। जिससे क्या होता है, एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो जाता है। जब एसिड का प्रोडक्शन, जब एसिड बनेगा ही नहीं तो भैया स्टमक में क्या होगा, स्टमक एसिड भी रिड्यूस हो जाएगा। फिर जिससे अल्सर जो होता है, जो घाव होता है वो भर जाता है, क्या होता है, वो भर जाता है। समझ में आ गया। तो इसी के कारण जो है पेप्टिक अल्सर वगैरह ट्रीट होता है, ठीक है। चलो यहाँ पे हिंदी है, हिंदी देख लेते हैं। जब हिस्टामिन पेट के पैराइटल कोशिकाओं पर H2 रिसेप्टर से जुड़ता है तो एसिड बनता है, क्या बनता है, एसिड बनता है, प्रोड्यूस करता है। फिर H2 ब्लॉकर्स इन H2 रिसेप्टर को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, क्या करते हैं, कंप्लीटली ब्लॉक कर देते हैं। फिर हिस्टामिन क्या करता है, नहीं जुड़ पाता, जिससे एसिड का स्रावित कम हो जाता है, ठीक है। और पेट का एसिड भी कम होता है, जिससे अल्सर ठीक हो जाता है। समझ में आ गया। तो ऐसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे ये अपना काम करती है, ठीक है। तो इसको भी आपको ये अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा, ठीक है। समझ के जाएंगे तभी आप लिख पाएंगे, रट्टा मार के जाएंगे तो फिर संभावना बहुत कम दिख रहा है मुझे। यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का, मतलब साइड इफेक्ट क्या है। तो भैया हेड एक एंड डिजीनेस, मतलब आपको चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा, ये है कॉमन, मतलब सामान्य ये कॉमन है, ये कॉमन हो सकता है, ठीक है। जीआई अपसेट का मतलब जो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो अपसेट हो सकता है। नोजिया एंड डायरिया मतलब मतली दस्त हो सकता है, ठीक है, ये भी इसका एडवर्स इफेक्ट है।
गाइनोकोमेस्टिया, क्या है भैया, गाइनोकोमेस्टिया में क्या होता है, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट इन मेल्स, मतलब भैया जो पुरुष में क्या होते हैं, जो स्तन होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्या होते हैं भैया, लार्जमेंट हो जाते हैं, थोड़ा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो किसके कारण, सिमेटेडिन, जो मोस्टली सिमेटेडिन टैबलेट होता है उसी के कारण होता है। समझ में आ गया। तो भैया जो ब्रेस्ट होता है वो लार्जमेंट हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस का मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन सिमेटेडिन के कारण हो सकता है। सेक्सुअल डिसफंक्शन मतलब यौन दुर्बलता, यहाँ पे देखिए यौन दुर्बलता भी हो सकता है, मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शंस भी हो सकते हैं। कन्फ्यूजन, इल्डरली पेशेंट, जो बहुत बुजुर्ग पेशेंट हो जाते हैं उनमें थोड़ा कन्फ्यूजन, भ्रम भी पैदा हो सकता है। तो ये इसका साइड इफेक्ट है कि इसका H2 रिसेप्टर ब्लॉकर का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्लासिफाई अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। जो अमीनोग्लाइकोसाइड का एंटीबायोटिक होता है उसको थोड़ा क्लासिफाई करना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन के एडवर्स इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस को भी एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक को क्लासिफाई करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये कुछ अमीनोग्लाइकोसाइड है, क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड का इंजेक्शन है, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है, ठीक है, एंड जेंटामाइसिन है, अमिकासिन है। तो ये क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक का ये एग्जांपल है, ठीक है। ये जितना ड्रग्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अमीनोग्लाइकोसाइड देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड आर बैक्टीरियासाइडल्स, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। एंटीबायोटिक यूज्ड मेनली अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो हमारे बॉडी में ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसके लिए ये काम करता है। दे वर्क बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जो प्रोटीन बनता है हमारे बॉडी में उसको ये बेसिकली इनहिबिट करके अपना वर्क शो करती हैं। तो हिंदी देख लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड जीवाणुनाशक एंटीबायोटिक होती हैं, जो मुख्यतः ग्राम नेगेटिव जीवाणु संक्रमण के विरुद्ध उपयोग की जाती हैं, मतलब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए ये यूज किया जाता है। ये प्रोटीन संश्लेषण को इनहिबिट करके यानी रोक कर अपना काम करती हैं। समझ में आ गया। प्रोटीन जो सिंथेसिस होता है बॉडी में उसको ये इनहिबिट करती हैं, फिर अपना एक्शन शो करती हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा इसका क्या भैया क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। अमीनोग्लाइकोसाइड का क्लासिफिकेशन एंड यूजेस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑरिजिन बेस्ड पे देख लेते हैं। सबसे पहला है नेचुरल, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया नेचुरल में। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, जेंटामाइसिन है एंड अमिकासिन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड सेमी सिंथेटिक में क्या है, ये तो नेचुरल था, सेमी सिंथेटिक में आपका अमिकासिन जो इंजेक्शन लगता है बच्चों में, मोस्टली बच्चों में ही लगता है। एंड सेकेंड क्या है, टोब्रामाइसिन, क्या भैया, टोब्रामाइसिन, अमिकासिन एंड टोब्रामाइसिन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे आ जाइए थेराप्यूटिक यूज बेस्ड, क्या है, थेराप्यूटिक यूज पे है, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि ट्यूबरकुलोसिस पे यूज किया जाता है, टीबी में, स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंड जेंटामाइसिन आपका सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शंस में, सीरियस ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन में आपका जेंटामाइसिन यूज़ किया जाता है। उसके बाद है अमिकासिन, जो कि रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस में यूज़ किया जाता है। फिर नियोमाइसिन में क्या है भैया, टॉपिकल यूजेस, ये मतलब आपके टॉपिकल्स स्किन वगैरह पे ये यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया। चलो ये क्या है भैया, नियोमाइसिन, ये टॉपिकल यूज पे यूज किया था। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, आपके दिमाग में सेट करना होगा कि भैया नेचुरल में कौन कौन से ड्रग्स हैं, सेमी सिंथेटिक्स में एंड थेराप्यूटिक बेस्ड में, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, नियोमाइसिन हो गया, अमिकासिन हो गया। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है, ठीक है, इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है भैया, ठीक है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जेंटामाइसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, कैसे ये अपना काम करता है। सबसे पहले जेंटामाइसिन एंटर बैक्टीरियल सेल्स, ये बैक्टीरियल के सेल्स में ही एंटर कर जाता है, कौन, जेंटामाइसिन, ठीक है। फिर क्या करता है, बाइंड टू 30 राइबोसोमल सब यूनिट, ये 30 राइबोसोमल सब यूनिट से बाइंड करता है। 30 जो हमारे बॉडी में राइबोसोमल यूनिट होते हैं, ये 30 राइबोसोमल यूनिट से ये बाइंड करता है। फिर क्या करता है, दिस कॉज मिस रीडिंग ऑफ mRNA, आरएनए का नाम सुने होंगे, एमआरएनए का भी नाम सुने होंगे। तो क्या होता है, ये मिस रीडिंग हो जाता है, मतलब गलती से, यहाँ पे देखिए हिंदी, इसमें इससे क्या होता है, एमआरएनए का गलत पठन होता है, क्या भैया, मिस रीडिंग हो जाता है, किससे, जेंटामाइसिन से, ठीक है। फिर क्या होता है, रॉन्ग प्रोटीन और प्रोड्यूस, गलत प्रोटीन प्रोड्यूस होने लगता है, गलत प्रोटीन बनने लगता है। जब गलत प्रोटीन बनने लगता है, फिर गलत प्रोटीन से जीवाणु भी जीवित नहीं रहते हैं, गलत बनने लगे तो गलत से क्या हो गया, गलत से वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो फिर बैक्टीरिया डाई, मतलब बैक्टीरिया मर जाएंगे, बैक्टीरिया मर जाता है, जिससे बैक्टीरिया साइडल का क्रिया सक्सेसफुल, बैक्टीरिया साइडल का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया डाई, बैक्टीरिया मर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रोसेस से अपना एक्शन शो करता है, कौन भैया, जेंटामाइसिन। समझ में आ गया।
चलो आगे देखते हैं। आगे एडवर्स इफेक्ट है किसका, जेंटामाइसिन का एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है। सबसे पहला क्या है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, मतलब किडनी डैमेज, ये मोस्ट कॉमन है। क्या भैया, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, किडनी डैमेज हो सकता है, समझ में आ गया। ऑटोटॉक्सिटी, क्या भैया, ऑटोटॉक्सिटी मतलब हियरिंग लॉस एंड ईयर डैमेज, मतलब आप कान से कम सुन सकते हैं और कान डैमेज भी हो सकता है, ये मोस्ट डेंजरस है भैया। क्या है, मोस्ट डेंजरस है ये। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज भी हो सकता है, मसल्स वीकनेस हो सकते हैं। एंड वेस्टिब्यूलर टॉक्सिसिटी जैसे लॉस ऑफ बैलेंस, संतुलन हो सकता है, डिजीनेस, चक्कर वगैरह आ सकता है, ठीक है। तो ये एडवर्स इफेक्ट, ये साइड इफेक्ट बॉडी में शो हो सकता है, ठीक है। चलो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे भैया 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्लासिफाइड ड्रग्स एक्टिंग ऑन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्या भैया, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स एक्ट करता है उसको क्लासिफाई करना है। एंड एक्सप्लेन द फार्माकोलॉजिकल एक्शंस एंड यूजेस ऑफ एट्रोपिन। 100% पास होने की गारंटी के साथ अगर आप अपनी डी फार्मा एग्जाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे ऐप में हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आपको टॉप 20, टॉप 30 क्वेश्चंस, बैंक सीरीज एंड मॉडल पेपर का एक्सप्लेनेशन सिंपल एंड क्लियर वे में दिया गया है। अगर आप हमारे ऐप में दिए गए कंटेंट को प्रॉपरली तरीके से फॉलो करते हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आप अपने एग्जाम को कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो। हमारे ऐप में आपको पूरी प्रिपरेशन के लिए डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड यूजफुल कंटेंट मिल जाएगा। तो भाई देर किस बात की, अभी जाओ आप प्ले स्टोर पे हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करो और अपनी पढ़ाई को और भी जबरदस्त बनाओ।